छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपको बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण होता है उस सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी जिसमें हमारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण को पढ़ाने की कुछ विधियां होती हैं, कुछ मेथड होते हैं, तरीके होते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, कोई एक विधि इसमें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अगर हम उद्देश्यों को देखते हैं, आदर्शों को, मूल्यों को देखते हैं या उनके सिद्धांतों को देखते हैं, अगर उन उद्देश्यों को, मूल्यों को, आदर्शों को प्राप्त हम करना चाहते हैं, एक विद्यालय को प्राप्त करना चाहता है, तो खाली एक विधि से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई विधि सामाजिकता की भावना का विकास करती है, कोई विधि जो है तर्क शक्ति का विकास करती है, कोई विधि व्यक्तित्व का विकास करती है, कोई विधि राजनीतिक का विकास करती है, कोई विधि आपकी सांस्कृतिक भावनाओं का विकास करती है, कोई विधि आपको शारीरिक शिक्षा देती है, कोई विधि आपको जो है चारित्रिक नैतिक मान बनाती है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे उद्देश्य रखे होते हैं सामाजिक अध्ययन के। कुशल नागरिक बनाना है, सामाजिकता की भावना जगानी है, राष्ट्रीयता की भावना जगानी है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगानी है, एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीयता की बोध का भी एहसास उनको कराना है ना। एक मतलब एक किस्म से पूरा जो विश्व होता है, ग्लोबल जो एक होता है पूरा, उसको एक एकीकरण में किस प्रकार से लिया जा सकता है, उनका ऐसा दृष्टिकोण बनाना है। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो केवल एक ही विधि से इसको नहीं प्राप्त कर सकते, या दो या तीन विधि से इसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसका मैं नाम लूंगा और फिर धीरे धीरे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। जैसे आपकी है पहली पाठ्य पुस्तक विधि बताइए, पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरी है आपकी व्याख्यान विधि, जो आपका लेक्चर मेथड इसको कह सकते हैं। तीसरी है वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। चौथी है इसमें योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है इसमें समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है आपका। नेक्स्ट है इसमें सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। नेक्स्ट है इसमें स्रोत विधि, सोर्स मेथड आ जाता है आपका, है ना। टेक्स्ट बुक मेथड आ जाता है आपका। निरीक्षण अध्ययन विधि या निरीक्षण विधि को हम बोल सकते हैं, सुपरवाइज्ड मेथड जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें विश्लेषण एवं विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधि, एनालिस्टिक और सिंथेटिक मेथड जिसको बोला जाता है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा। इकाई विधि, यूनिट मेथड है। जीवन गाथा विधि, लाइफ स्केच मेथड इसको बोला गया है ना। और आपकी अभिनय विधि है, रोल प्लेइंग विधि या रोल प्लेइंग मेथड जिसको कहा जाता है। कहानी विधि है, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया आपका। पर्यटन विधि है आपका, टूर मेथड है आपका, एक्सकर्शन मेथड है आपका। खेल विधि है आपकी, प्लेवे मेथड है आपका। वर्णनात्मक विधि है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो विभिन्न प्रकार की जो है विधियां ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं, और इनमें से अब हम बारी बारी से विधियों को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक विधि को पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि क्या होती है? अगर हम इसके शब्दों पर जाएं तो शब्द कहता है पाठ्य पुस्तक विधि। ये मेरे पास में एक पुस्तक है, तो सामाजिक अध्ययन की ही ये पुस्तक है, यानी कि ये तो बीएड के पाठ्यक्रम के सामाजिक अध्ययन शिक्षण की पुस्तक है। इसी तरह की कुछ आपकी प्राइमरी स्तर की या सेकेंडरी स्तर की जो है पुस्तकें होती है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है। तो उसी को पाठ्य पुस्तक कहा जाता है कि उसके माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्य पुस्तक विधि ही कहलाएगी। पाठ्य पुस्तक विधि का मतलब क्या है कि एक हमने जो एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस को हमने उस किताबों में समेट दिया है, उस किताबों में निर्धारित कर दिया है
कि ये सिलेबस जो है 2 किताबों में आएगा आपका, है। जैसे आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल की किताब होगी उसमें रख दिया आपने, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की किताब जो हो गई उसका सिलेबस हमने उसमें रख दिया है। तो एक दिशा निर्धारित हो गई उसमें, एक कंटेंट निर्धारित हो गया उसमें, है ना। एक जो है उसमें जो कुछ एक वो कह सकते हैं कंटेंट जो होता है या विषय वस्तु होती है, जो पढ़ाने वाली चीजें होती हैं या समझने वाली जो चीजें होती हैं, है ना, वो सारी की सारी उसमें एक किताब के अंतर्गत रख दी जाती है। तो एक जो टीचर होता है या जो बालक होता है उसको भी यह एहसास होता है कि अगर आपको पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ना है तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित जितने भी चैप्टर हैं उन्हीं को आपको पढ़ाना है। और बच्चों का भी थोड़ा सा दिमाग ये हो जाएगा कि उसी के अंदर जो सिमटा हुआ है, जो पाठ्यक्रम या जो चैप्टर सिमटे हुए जो रखे गए हैं, हमें उसी को ही पढ़ाना होता है। तो दोनों के दोनों जो है उसके लिए तैयार रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया आपको। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो सकती है, इसमें एक विद्वान आए हैं हॉरोलीकर, हॉरोलीकर। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको कोई कोटेशन देनी हो परीक्षा में, जब आप लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन, आप कोई कोटेशन देना चाहते हो या किसी के अनुसार आप कोई परिभाषा देना चाहते हो तो उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल करके लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे। जैसे इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू हो गया और जैसे आपने ये लिखना शुरू कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका खत्म हो गया, ये फुल स्टॉप लगाया और यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कोमा पूरा हो गया, है ना। तो इस के अंतर्गत जो है आप कोई कोटेशन देंगे, आप कोई परिभाषा देंगे, कोई कथन देंगे तो एक सफिशिएंट जो है आपको उसके नंबर मिलेंगे। तो हॉरोलीकर ने इस पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में क्या बताया है कि पाठ्य पुस्तक जो है उसके अंदर विभिन्न ज्ञान, भावनाएं, आदतें, क्रियाएं और स्वभाव का योग होता है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए ज्ञान तो होता ही होता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, उसमें भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई होती हैं, आदतें, क्रियाओं तथा स्वभाव का योग बताया है। सारी चीजों का उसमें एक योग बता दिया कि एक किताब के अंतर्गत जो है ज्ञान तो उसमें है ही, भावनाएं भी जोड़ रखी है जिसमें ये राइटर ने बनाई है। इसको पढ़ने से भावनाएं भी हमारी जागृत होती हैं, है ना, हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, बच्चे भी, टीचर भी जो है। और क्या है इसमें नई आदतें बन जाती हैं, ज्ञान के प्रति हमारा जो है प्रेम या सहयोग होता है, ज्ञान को हमें सीखना है, लेना है, तो अच्छा दृष्टिकोण बनता है। तो अच्छी आदतें, अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, जब क्रियाएं करेंगे क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स, तभी वो ज्ञान प्राप्त होगा आपको, है ना। और हमारे जो स्वभाव है वो भी ज्ञान के प्रति अच्छा स्वभाव होगा। तो इन सब का ये योग बताया गया है। एक विद्वान और बताए हैं वेस्ले, तो वेस्ले ने इसके बारे में क्या बताया है आपको पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य पुस्तक पर अधिकार करना हमारा तात्कालिक उद्देश्य होता है। यानी कि शिक्षक को उस पर अधिकार होता है, इस पाठ्य पुस्तक विधि पर, उसी अधिकार के द्वारा ही वह पाठ्य पुस्तक विधि से सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अध्यापन वो कराता है। अब हम देखते हैं कि देखिए कोई भी विधि होती है, टीचर को कोई भी विधि आती हो या किसी भी विधि से वो पढ़ाएगा तो उस विधि को पढ़ाने से पहले उसे कुछ सावधानियां बरतनी होती है, उसे कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर उस ज्ञान नहीं है या उन चीजों को प्रयोग में नहीं लाएगा तो हो सकता है वो विधि जो है कारगर साबित ना हो और वो जो आप अपना एक लक्ष्य लेकर के चले हैं उस लक्ष्य को वो वांछित रूप से प्राप्त ना कर सके। जैसे इसमें बताया है कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को कंठस्थ करवाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका हम जो प्रयोग किस तरह से करना है ना, तो वो चीज हम ध्यान में रखनी है कि इस विधि का सबसे पहला जो प्रयोग है छात्रों को पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ करवाने के लिए कई तरह से इसको प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग बताया जा रहा है आपको, अगर करेंगे आप प्रयोग इसको तो ये करना है आपको, क्या करना है कि बालकों को जो है
पूरी जो पुस्तक जो है उसको ये कहना है कि आपको कंठस्थ करनी है। उसको टाइम दिया जाएगा, उसको विभिन्न भागों में बांट करके, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर है ना जी। एक किताब को माने 6-7 चैप्टर में बांटा गया है, तो उसको चैप्टर में बांट करके जो है वो, और फिर उसको उसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी फिर हम बांटेंगे। तो पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ करवाने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित कर दी जाती है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि इसमें आपको ये पढ़ना है, और उसे वे कंठस्थ करते रहते हैं। जो विद्यार्थी इसमें सफल हो जाता है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। तो इस प्रणाली को मेमोराइज पद्धति भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मेमोराइज पद्धति बोला है उन्होंने, या मेमोराइज सिस्टम इसको बोला है। इसका जो दूसरा प्रयोग बताया है कि इस विधि के द्वितीय प्रयोग के अंतर्गत अध्यापक जो है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न जो है घर पर पढ़ने और उनके सार को कंठस्थ करने को कहता है। यानी कि कुछ चीजों को तो वहां बता दिया गया है क्लास के अंदर, कुछ चीजों को जो है घर से कर करके तैयार लेकर के आएंगे, आप कुछ पाठ पढ़ करके आएंगे, उसका जो सारांश है या सार है या कंक्लूजन है उसको भी आप पढ़ करके आएंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है, नहीं तो टीचर से आप पूछेंगे ही। तो शिक्षक जो है कि दूसरे दिन जो है प्रथम दिन के लिए जो उसको गृह कार्य दिया था, एक असाइनमेंट दिया था, एक क्वेश्चन आंसर दिया था, फिर वो उसको पूछता है। इस प्रणाली को रेसिटेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है ना। वास्तव में यह प्रणाली प्रथम प्रणाली की मेमोराइज पद्धति का ही संशोधित रूप माना जाता है, और उस जो पहले वाली जो विधि थी या जो पहले वाला जो प्रयोग था उसके अगर कोई दोष है उसको दोषों को हटा करके इसके गुणों को अपनाने की कोशिश में की गई है, या इस दोषों को हटा करके इस प्रणाली का प्रयोग करने की इसमें शुरुआत की गई है। तीसरा इसमें बता रहे हैं कि इस विधि के तृतीय प्रयोग में शिक्षक एवं शिक्षार्थी जो है दोनों ही साथ साथ पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि क्लास के अंदर ये काम आपका हो रहा है। इसके लिए पहले से किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती है। शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक को खोलकर विद्यार्थियों को विषय वस्तु की समझाता है, जो भी पढ़ाई वाली चीज है, आज जो भी चैप्टर में पढ़ाना है उस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताएगा, और इस प्रणाली को भी जो है एक अच्छी प्रणाली साबित किया गया है। तो जब टीचर किताब खोल करके कुछ विषय वस्तु को बताएगा, फिर बच्चों को कहेगा कि आप ध्यानपूर्वक जो है मौन पूर्वक इसको पढ़ें, आप इसको, फिर बच्चे जो है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना मौन रूप से, आवाज नहीं उसमें आती है, फिर उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर वो कहते हैं टीचर से कि हम लोग तैयार हैं। फिर उस विषय वस्तु से संबंधित शिक्षक उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करता है ना, या उनका कुछ सार पूछने की कोशिश करेगा, या उसमें से कुछ भी पूछने की वो कोशिश करेगा। तो बच्चों अगर उसका जवाब दे दिया है तो वो विधि, वो मेथड जो है या विधि जो है वो अच्छी विधि मानी जाएगी, कारगर विधि वो मानी जाएगी, है ना। तो इस प्रणाली को छात्र अध्यापक पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही एक्टिव रहते हैं। इस विधि का जो चतुर्थ और अंतिम प्रयोग होता है उसके अंतर्गत पाठ को जो अनेक उपभागों में बांट दिया जाता है। एक पाठ को जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं कि आज हम अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, कल हम इसके गुण बताएंगे, परसों में इसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर इसकी उपयोगिता बताएंगे, सावधानियां बताएंगे, अलग अलग टुकड़े इसके हमने कर दिए, है ना। इस विद्यार्थी प्रत्येक भाग का भी पूर्णतया अध्ययन करते हैं। टीचर्स को एक मार्गदर्शन करता है, फिर बच्चे उसके अनुसार उसको पढ़ते हैं। फिर पढ़ने के बाद में जो है फिर टीचर उनसे क्वेश्चन आंसर करता है, अगर वो उनकी समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर जो है सही रूप से चलते रहेंगे, अदरवाइज फिर टीचर उनको तुरंत जो है पढ़ने के लिए करेगा या उसको कुछ उदाहरण देगा इस प्रकार के। तो इस प्रणाली में पाठों को भागों में विभाजित करके फिर गृह कार्य देने में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, और इस प्रणाली को टॉपिकल रेसिटेशन प्रणाली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ 4 प्रयोग बताए हैं कि ये 4 प्रयोग इसके करने चाहिए, और 4 प्रयोगों में क्या क्या सावधानी से बरतते हैं या किस प्रकार से वो प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अब इस पाठ्य पुस्तक विधि के जो प्रयोग है ना, वो प्रयोग भी आपको एक पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा या बहु पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा किस प्रकार से करना है वो प्रयोग भी इसमें आता है। इसमें क्या है
कि पाठ्य पुस्तक के प्रयोग के संबंध में दो दृष्टिकोण अपनाए जाने चाहिए, या प्रचलित है या अपनाए जा रहे हैं। या तो एक पाठ्य पुस्तक विधि या फिर है बहु पाठ्य पुस्तक विधि। एक पाठ्य पुस्तक विधि में तो एक ही पाठ्य पुस्तक हो गया, और बहु में तो खूब सारी किताबें हो जाएंगी, है ना। तो यानी कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार कक्षा में एक ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, और जो द्वितीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार कई सारी किताबें भी हो सकती हैं। तो जब जो सबसे पहले आपका आता है कि एक पाठ्य पुस्तक विधि, पहला आपका एक पाठ्य पुस्तक विधि, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। फिर दूसरा है आपका बहु पाठ्य पुस्तक विधि, बहु पाठ्य पुस्तक विधि। जैसे आपकी एक पाठ्य पुस्तक विधि है जिसमें एक ही किताब जो है वो पूरी क्लास में निर्धारित कर दी गई है, तो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक निर्धारित कर दी जाती है, और इस प्रणाली के अनुसार पाठ्य पुस्तक के निर्धारण में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। इस विधि में कुछ दोष बताए हैं, क्या दोष उसमें हो सकते हैं, क्या दोष होंगे इसमें। एक तो जो किताबों के अंतर जो भी छपा हुआ एक प्रिंटिंग जो उसमें दिया हुआ है मटेरियल, बच्चे की बस उसी में आस्था बढ़ जाती है, उसी में विश्वास बढ़ जाता है, वो उससे अलग जो है वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। कि एक किताब के अंदर जो राइटर ने उदाहरण दे दिए हैं, जो परिभाषा दे दी है, जो अर्थ दे दिया है, क्योंकि उससे अलग भी उसका कुछ अर्थ हो सकता है, उसकी परिभाषाएं और भी राइटर के द्वारा दी जा सकती है। तो अपना उसका एक माइंड मेकअप सेट हो जाता है वहां पे कि इस पुस्तक के अंतर्गत जो है वो वही सफिशिएंट, उसकी आस्था, उसकी निष्ठा जो है उसी से जुड़ जाती है, तो उसको छपी विषय वस्तु के प्रति अटूट विश्वास उसमें हो जाता है। दूसरा और क्या होता है कि एक पुस्तक के अध्ययन से विद्यार्थी एक ही प्रकार का दृष्टिकोण अपना लेते हैं और अन्य दृष्टिकोणों से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। यानी कि जिस राइटर ने जिस दृष्टिकोण से जो पुस्तक लिखी है, बस वो जो भी उसमें उस उदाहरण दिए हैं, जो भी उसमें मटेरियल दिया है, उसी का एक ही दृष्टिकोण रहेगा बच्चे का, बस उसके प्रति जो भी उसने बताया है वही सीखने की कोशिश करेंगे, दूसरा सीखने की वो प्रयास नहीं करेंगे। तो एकांकी उसका दृष्टिकोण उसमें होता है, ये दोष इसमें बताया है। अब जैसे बहु पाठ्य पुस्तक विधि है, इसमें क्या बताया है कि इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एक से अधिक पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती है। यह विधि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी निम्न कक्षाएं होती हैं आपकी, है ना, तो निम्न कक्षाओं से माध्यमिक स्तर तक एक पाठ्य पुस्तक विधि अपनानी चाहिए, परंतु उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर बहु पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग करना ही उत्तम होता है। तो इस विधि के कुछ इन्होंने लाभ बताए हैं, वो लाभ क्या हो सकते हैं इस विधि के। विद्यार्थियों में स्वतंत्र अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एक किताब उसको नहीं पढ़नी है, खूब सारी किताबें हैं, जो उसकी इच्छा करती हो वो उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है। दूसरी, विद्यार्थी तार्किक प्रणाली से अध्ययन करना इसमें सीखते हैं, अपने हिसाब से सीख रहे हैं, तो तर्क करना भी आ गया है। बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा वो टीचर से अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे उनकी तर्क शक्ति बढ़ती है। तीसरा इसमें बताया है कि विद्यार्थी अनेक दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं, यानी कि आज हमने स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक पढ़ ली, कल मतलब 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद हमें दूसरी पुस्तक पढ़नी है। तो इस तरह से कई दृष्टिकोणों से लिखी गई किताबें होती हैं, तो कई दृष्टिकोण उसके जागृत हो जाएंगे, कई दृष्टिकोण उसमें वो सोचने की, समझने की, समझने उसकी बुद्धि जो है विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि एक पुस्तक के जो दोष है वो अन्य पुस्तकों के गुणों से दूर हो जाते हैं। जो एक पुस्तक में अगर कमी दिखाई दे रही, त्रुटि दिखाई दे रही है, तो जब हम दूसरी तीसरी पुस्तक पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कमी वहां पर दूर हो जाए। अब हम पढ़ते हैं कि ये पाठ्य पुस्तक जो विधि होती है इसके कुछ गुण भी होंगे, इसके कुछ दोष भी होंगे, है। तो उन गुणों और दोषों को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। पाठ्य पुस्तक विधि के गुण, और फिर पढ़ेंगे
दोष, कमियां क्या क्या होती है, क्योंकि कोई भी विधि जो है पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। किसी में कुछ गुण है तो किसी में कुछ गुण है, तो गुणों के साथ साथ फिर उसमें दोष भी होते हैं। एक दोष भी पढ़ेंगे, पहले गुण पढ़ते हैं। बताया इसमें कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास करती है। जब पाठ्य पुस्तक विधि बच्चा खुद पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा, उस ज्ञान को कंठस्थ करेगा, तो उसकी याददाश्त जो है बढ़ेगी, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ेगी। दूसरा, इसमें स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। स्वाध्याय क्या कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं स्वयं अध्ययन करना, स्व अध्ययन, स्वयं अध्ययन करना। पाठ्य पुस्तकों का जब हम खुद ही अध्ययन करेंगे तो हमारी जो एक अंदर से प्रेरणा आएगी कि आपको पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो स्वाध्याय विधि जो है वो हमारे एक मोटिवेट का काम वहां पर कर रही है। तीसरा, इसके द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवं योजना का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब पाठ्य पुस्तक बच्चा पढ़ रहा है तो उसका जो एक पाठ्यक्रम होता है, तो जो उसके अंदर चैप्टर होते हैं उसकी रूपरेखा या उसमें जो ज्ञान दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा जो है स्पष्टीकरण उसके अंतर्गत दिया हुआ होता है और वो बच्चों को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध और स्पष्ट ज्ञान दिया जाता है। तो इनके इसके द्वारा पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा विद्यार्थियों को जो एक विषय वस्तु है उसका एक स्पष्टीकरण या एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध उसका जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट इसमें बता रहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही ये समय भी बचाती है, मेहनत भी बचाती है, ऊर्जा भी बचाती है, क्योंकि कम समय में इसमें थोड़ा हमें उपलब्ध आउटपुट है ज्यादा दिखाई देगा कम समय में। नेक्स्ट इसमें बताया कि इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं। जब खुद ही वो पढ़ेंगे तो सक्रिय रहने की तो अच्छी बात है वहां पर, ये स्वाभाविक बात है वहां पर। नेक्स्ट इसमें कक्षा में अनुशासन स्थापित होता है, क्योंकि टीचर जो है टीचर भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, टीचर मार्गदर्शन कर रहा है, बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो अनुशासन तो वहां पर बना ही रहेगा। अब इस विधि के कुछ दोष भी बताए हैं, वो दोषों को भी हम पढ़ते हैं। पहला, कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तब होगा जब हमारी चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, संश्लेषण शक्ति है ना, और आगमन और निगमन जो है इस तरह का जो दृष्टिकोण है, अगर हमारा ये बढ़ रहा है या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे हैं या इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बढ़ेगा उसमें वो, लेकिन इसके अंतर्गत तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस विधि के अंतर्गत यह विधि विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। जाहिर सी बात है, जब बच्चों को कह दिया कि आपको याद करके आना है, बस सिर्फ पढ़ना है आपको, है ना, तो रटेंगे ही बच्चे। तो रटने की प्रवृत्ति जो है वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती है जिसमें रटना होता है, क्योंकि रटने से जो है अगर बीच का 1-2 लाइन मिस हो गई तो पूरा क्वेश्चन जो है मिस हो जाता है उसको। यह विधि कक्षा के वातावरण को अरुचिकर और नीरस बनाती है, यानी कि इसमें रुचि नहीं होती बच्चों की, नीरसता आ जाती है कक्षा के अंतर्गत। यह भी इसका दोष बताया है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि यह विधि अनेक शिक्षण सूत्रों, जो कुछ पढ़ने के शिक्षण सूत्र जो होते हैं, जैसे सरलता से कठिनाई की ओर आदि की अवहेलना करती है। यानी कि कुछ विधियां ऐसी होती है कि सरलता से कठिनाई की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना, है? तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते चले जाते हैं, तो कठिनाई स्तर हमारा जो है बढ़ता चला जाता है। तो सरलता से हम कठिनता की ओर चले जाते हैं, लेकिन इसमें वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस विधि से विद्यार्थी का दृष्टिकोण जो है वो संकुचित रहता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में जो दे दिया है बस उसी चीज को वो सत्य मान लेते हैं, तो उनका दृष्टिकोण वहीं तक सीमित रह जाता है। इस विधि से विद्यार्थी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसके प्रति जो है अंधविश्वास कर लेते हैं कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब ही सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं है।
इस विधि के द्वारा छात्रों का निष्पक्ष चिंतन बाधित होता है। निष्पक्ष चिंतन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब जो उसमें निर्धारण कर दिया गया है ज्ञान का, उसी ज्ञान को वो ले रहे हैं, उसी ज्ञान से बंध गए हैं, उसी ज्ञान के प्रति जो है उनका विश्वास, अटूट श्रद्धा जो है उसी में है, तो उनका मौलिक चिंतन जो है वो गायब हो गया है। इस विधि से क्या हो रहा है, खाली बस पुस्तकीय ज्ञान ही बच्चों को प्राप्त हो रहा है, कुछ लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखने वाली जो प्रवृत्ति है वो इसमें खत्म हो गई है ना।